हेलो दोस्तों, तो आपके एग्जाम में संक्षेपण पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पेपर में पूछा गया कि निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण उचित शीर्षक देकर करें। अब कोई भी गद्यांश का हम लोग संक्षेपण कैसे करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में तरीका बताने वाला है। ठीक है, देख सकते हैं कि पेपर में पूछा गया है कि जो गद्यांश है उसका संक्षेपण करें, लेकिन उचित शीर्षक दे करके संक्षेपण करें। संक्षेपण कैसे किया जाता है, देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा गद्यांश दिया रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये 18 लाइन का गद्यांश है। ठीक है, अभी अभी एग्जाम हुआ स्टूडेंट का, मेरे को इस गद्यांश को पढ़ने तक का टाइम नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास एक बना बनाया गद्यांश का संक्षेपण था, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये वाला देखिए। ठीक है, और इसी को मैं आपको समझा दूंगा, तो इसी के बेस पर आपको कोई भी गद्यांश का संक्षेपण करने के लिए दे दिया जाए, आप बहुत ही अच्छे तरीके से बना करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये मैं आपको पेपर इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पे लिखा गया ना, ऋतुराज बसंत के आने से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके जो ये दिया गया ना बसंत ऋतु पर, तो इसी पर मैंने भी एक संक्षेपण लिया है। हाँ, इसको मैंने संक्षेपण नहीं कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन दिया गया पेपर में इसका मैं संक्षेपण नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा भी समय नहीं इसको पढ़ने तक का भी नहीं। तो इसी के बेस पर मेरे पास एक ऑलरेडी पहले से किया गया संक्षेपण था। ठीक है, तो उस पर हम क्या कर रहे हैं, संक्षेपण आपको हम करके दिखाते हैं। ठीक है, इसी के बेस पे आप किसी भी गद्यांश पे आपको दे दे संक्षेपण करने के लिए, तो आप संक्षेपण कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब ऊपर क्या है नहीं है वो आपको भूल जाना है। ठीक है, यहाँ से देखिए आपको क्या किया जाएगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा 15 नंबर का, जिसमें से लिखा रहेगा निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण उचित शीर्षक देकर करें। सबसे पहले इसका शीर्षक देना है और इसका संक्षेपण करना है। संक्षेपण क्या होता है दोस्तों, संक्षेपण का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, छोटा रूप। अगर आपको 6 लाइन में दिया गया गद्यांश से थोड़ा बड़ा होता है और उसका छोटा रूप होता है संक्षेपण। तो गद्यांश अगर आपको 6 लाइन में दिया गया ना, तो उसको 3 टुकड़ा कर देना है। तो 2 लाइन, 2 4 लाइन, 2 6 लाइन, 3 टुकड़ा हो गया आपको 2 लाइन करके। तो आपको संक्षेपण 2 ही लाइन में करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए गद्यांश आपको 18 लाइन का दिया गया है, तो इसका 3 टुकड़ा करना है 6 भाग में। ठीक है, तो आपको उसका संक्षेपण 6 ही लाइन लिखना है। मतलब 18 लाइन का गद्यांश को शॉर्ट तरीका से आपको 6 लाइन में लिखना है। ठीक है, तो एग्जाम में जो दिया जा रहा है ना संक्षेपण, वो 18 लाइन का, आप लोग काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, 18 लाइन का संक्षेपण दिया जा रहा है, तो इसका जो आप संक्षेपण करके छोटा रूप करके लिखेंगे ना, तो आपको 6 लाइन में लिखना है। 6 लाइन से 7 लाइन होगा चलेगा, 5 लाइन भी होगा चलेगा, बट ये नहीं कि 9 10 11 12 15 लाइन हो गया, चाहे तो 2 ही लाइन हुआ, नहीं। जितना संक्षेपण लाइन दिया जाता है उसका तीसरा भाग यानी 3 टुकड़ा करके 1 ही टुकड़ा तक लिखा जाता है। ठीक है, अगर आपका 75 लाइन का है तो 25 लाइन में ही लिखना आपको। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे एक बार जल्दी से पढ़ देते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि ऋतुराज बसंत के आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। ठीक है, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये गद्यांश, ये वाला, और जो आपके बुक में पूछा गया, ये पेपर में पूछा गया ये वाला लगभग मिलता जुलता है। ठीक है, लेकिन एक ही नहीं है, लगभग मिलता जुलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरा गद्यांश दिया गया दोस्तों। मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है, हम आपको पढ़ करके नहीं सुना सकते हैं। यहाँ पे गद्यांश दिया गया जो कि ऋतुराज बसंत के आने की बात किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये कितना लाइन का है आप लोग काउंटिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लगभग 13 या 14 लाइन का है। ठीक है, तो इसको अगर हम भाग में बांटे, मतलब 3 टुकड़ा में, तो लगभग 3 या 4 लाइन करके होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमको देना है ना वो 3 या 4 लाइन में ही देना है। तो यहाँ पे मैंने कितना दिए देखो, तो 1 2 3 4 5 में दे दिए, चलेगा, 4 से 5 भी चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही इतना ही में जवाब देना है। ये मेरा कितना का था, लगभग 13 या 14 का लाइन का था, मैंने कितना दिया, 4 लाइन में दिया। ठीक है, इसका तीसरा भाग 4 ही लाइन होगा ना, तो 4 ही लाइन में आंसर देना है। जितना रहेगा उसका 3 टुकड़ा करके 1 ही टुकड़ा तक का आंसर लिखना आपको। ठीक है, सबसे पहले शीर्षक देना है। शीर्षक मतलब उसका हेडिंग होता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ का बात चल रहा है, तो बसंत ऋतु, सॉरी, ऋतुराज आने की बात हो रहा है, बसंत ऋतु आने की बात हो रहा है। ठीक है, तो इसका हेडिंग हो जाएगा शीर्षक, जिसको बोलते हैं बसंत ऋतु की शोभा, है ना। यहाँ पे किसका बात किया गया, इस पूरे में बात किया गया है कि बसंत ऋतु जब आता है तो क्या क्या शोभा बढ़ता है, क्या क्या खिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हमारा पर्यावरण कैसा दिखना स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल सुंदर लगता है, पेड़ पौधे एकदम पूरा क्या होते हैं, झूम उठते हैं, नाचने लगते हैं, यही सब का बात किया गया। ठीक है, तो आपको पूरा पढ़ लेना, एक अच्छा सा हेडिंग दे देना आपको। ठीक है, आप यहाँ पे सिर्फ हेडिंग ये भी दे सकते हैं बसंत ऋतु, ये भी आप दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो शीर्षक हो जाएगा इसका बसंत ऋतु की शोभा, और ये भी आपका जो गद्यांश है ना वो इसी के जैसा है। ठीक है, तो इसका भी आप वही दे सकते हैं। ठीक है, बसंत ऋतु की शोभा, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है संक्षेपण।
ठीक है, और इसको अंडरलाइन करना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस गद्यांश को पूरा पढ़ लेना है और इस गद्यांश में आप क्या समझें वो अपने मन से आपको यहाँ पे उसके 3 भाग में लिख देना है। ठीक है, अगर 18 लाइन का है तो 6 लाइन में लिखना है। गद्यांश अगर आपको 15 लाइन का दिया गया है तो 5 लाइन में करना है। इसका मतलब क्या, बहुत आसान है। आप 15 लाइन का गद्यांश को पढ़ेंगे और आप उससे 5 लाइन का भी नहीं समझ पाएंगे, वो भी हिंदी का चीज़, तो 15 लाइन का गद्यांश पढ़ करके आप 5 लाइन का आंसर अपने मर्जी से जरूर दे सकते हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा अपने मर्जी से क्या देंगे, तो यही सब चीज़ें जो यहाँ में से आप कुछ पढ़े ना, वही सब चीज़ें आपको यहाँ पे संक्षेपण में नीचे लिखना है। अब आप सोचोगे कुछ भूल जाएंगे तो हाँ, तो कुछ आपको छोड़ना भी है। ये नहीं कि सारा टॉपिक से लिखना, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। या तो फिर अगर आपको अपने मन से लिखना नहीं आता है तो आप ये काम कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इस पूरे जो यहाँ पे 13 या 14 लाइन दिया गया, इनमें से आपको जो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, जो जो सेंटेंस, जो जो वाक्य आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, जैसे कि यहाँ पे ऋतुराज बसंत के आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। उसके बाद आपको और थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, जैसे वृक्षों और लताओं के अंग में नूतन प्रवृत्तियों के खिलने से यौवन की मदकता छा गई। ठीक है, उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट, आम के मंजरियों की गंध और कोयल का आवाज़, बाहुरे का गुंजन, सब ऐसा लगता है जैसे जीवन में सुख ही सुख है। तो जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, और कितना अंडरलाइन करना है, कितना लिखना है, तो जितना गद्यांश है उसका तीसरा है। अगर 15 लाइन का गद्यांश है तो 5 लाइन तक आप अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको 5 लाइन आंसर लिखना बन जाए और वो आप लिख दीजिए। सीधा सीधी संक्षेपण का मतलब होता है कि बड़ा दिया गया उसको आपको छोटा करके लिखना है और वही चीज़ लिखना जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका इसका आंसर रहा और ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी ये जो बुक का है इसको मैंने अभी नहीं देख पाया दोस्तों, क्योंकि संक्षेपण करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसका इंपॉर्टेंट चीज़ें सेलेक्ट करते फिर लिखते हैं, तो मेरे पास एक बनाया था, उसी को मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि सेकंड सिटिंग में स्टूडेंट का एग्जाम भी है, पता नहीं वो देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।